स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये एक ऐसी स्पीच है जिसे स्टीव जॉब्स ने दिया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब उन्हें वहाँ इनवाइट किया गया था। और ये स्पीच एक ऐसी स्पीच बन गई जिससे हज़ारों लोग इंस्पायर होने लगे, जिस वजह से आज ये आपकी किताब में भी दी गई है। आप सभी इनके बारे में जानते होंगे, तब भी हम देखते हैं कि आपके बुक में क्या लिखा गया है। स्टीवन पॉल जॉब्स इज़ एन अमेरिकन बिजनेसमैन, डिज़ाइनर एंड इन्वेंटर। उनका पूरा नाम था स्टीवन पॉल जॉब्स, जिन्हें हम स्टीव जॉब्स के नाम से जानते हैं। एक बिजनेसमैन, एक डिज़ाइनर और एक इन्वेंटर थे। इन्वेंटर यानी कि आविष्कारक। ही इज़ बेस्ट नोन एज द co-founder, chairman and chief executive officer of Apple Inc. जब भी आप एप्पल कंपनी का नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में स्टीव जॉब्स का नाम ज़रूर आता होगा। ये वही इंसान थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी, इस कंपनी को बनाया था। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विजनरीज ऑफ आवर टाइम्स। विजनरी का मतलब होता है दूरदर्शी इंसान, जो कल्पना कर सकता हो। आज जो आपको दुनिया नज़र आती है, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, वो क्यों है? किसी के विजन की वजह से। किसी ने ऐसी कल्पना की थी कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, इस वजह से ऐसा हुआ। आपको जो अलग अलग टेक्नोलॉजी दिखती है, किसी के विजन की वजह से, किसी की कल्पना की वजह से। और ऐसे ही विजनरी इंसान थे स्टीव जॉब्स। A revolutionary who changed the way people experience technology today. वो ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को पूरी तरीके से बदल दिया। हम और आप जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आज देखते हैं, उसमें स्टीव जॉब्स का भी योगदान है। Through Apple, he has been widely recognized as a charismatic pioneer of the personal computer revolution and for his influential career in the computer and consumer electronics fields. अपनी कंपनी के माध्यम से वो पूरी दुनिया में जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं? एक ऐसे प्रतिभाशाली इंसान के रूप में जिसकी वजह से पर्सनल कंप्यूटर में क्रांति की शुरुआत हुई। पायनियर का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना। कैरिस्मेटिक का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा हो, असाधारण प्रतिभा हो। तो स्टीव जॉब्स ऐसे ही इंसान थे और उन्हीं की वजह से जो पर्सनल कंप्यूटर थी, जिस रूप में आज हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें इतना ज़्यादा बदलाव आ गया और आज हम बड़े ही आसानी से, बड़े ही सुविधा के साथ अपने घर में उन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर पाते हैं। और वो पॉसिबल क्यों हो पाया? स्टीव जॉब्स और उनके जैसे जितने भी लोग थे, उन सभी की वजह से, उनके योगदान की वजह से, उनके विजन की वजह से। स्टीव जॉब्स ने अपनी पूरी जीवन कंप्यूटर्स में ही लगा दी और किस प्रकार से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उसको रोज़मर्रा की जीवन में इस्तेमाल करने के लायक बनाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड्स का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बनाना जिसको हम और आप जैसे लोग, आम इंसान, अपनी रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि टीवी हो गया, आपके हाथ में अभी स्मार्टफ़ोन है, लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको उसके लिए कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये हमेशा से ऐसे ही थे? ऐसा तो नहीं है ना। जब कंप्यूटर्स आए थे शुरुआत में, कंप्यूटर्स के भी 5 जनरेशन हुए थे। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे, इतने बड़े बड़े होते थे, इतने बड़े बड़े होते थे कि बहुत ही ज़्यादा उसके लिए स्पेस चाहिए होता था उसको रखने के लिए। और ऐसे कंप्यूटर्स को कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता। हम और आप जैसे लोग क्या इस्तेमाल कर पाते? अपने घर में रख पाते? नहीं रख पाते। इसीलिए धीरे धीरे उसमें चेंजेस आए और अलग अलग लोगों ने इसके ऊपर काम किया और उसके बाद ही इस रूप में आज जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिखते हैं, उन सभी लोगों के योगदान की वजह से और उनमें से एक लोग
एक इंसान स्टीव जॉब्स भी थे, जिनकी वजह से टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा बदलाव आया। तो अब हम यूनिट 1 देखते हैं। वार्म अप में देखिए लिखा गया है, द आर्टिकल इज स्टीव जॉब्स कमेंसमेंट एड्रेस एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 2005। कमेंसमेंट का मतलब होता है जब किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में वहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें डिग्री दी जाती है, तो वो डिग्री देने के लिए एक समारोह का आयोजन किया जाता है, उसी को कहते हैं कमेंसमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टीव जॉब्स को बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, तो वहाँ वो गए थे और बच्चों के बीच, विद्यार्थियों के बीच उन्होंने अपनी बात रखी थी। वो बच्चों को कुछ सीख देना चाहते थे अपने जीवन से, तो उन्होंने स्पीच दी थी और वही स्पीच, वही भाषण आपके बुक में दी गई है। इट इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट कोटेड स्पीचेस। कोटेड का मतलब होता है किसी बात को दोहराना। जैसे कि स्टीव जॉब्स ने ये स्पीच दिया, तो ये स्पीच बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाली थी। तो इसीलिए अक्सर आपको नज़र आएगा कि अलग अलग बुक्स में ये स्पीच दी रहती है ताकि बच्चों को ये प्रभावित कर सकें। इस स्पीच में जो बातें उन्होंने कही वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली थी। इस वजह से इस स्पीच को अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताते रहते हैं, और आपने शायद सुना भी होगा कहीं इससे पहले भी। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज लाइफ चेंजिंग एंड करियर ट्रांसफॉर्मिंग। ये जो स्पीच है इसके बारे में कहा जाता है कि ये किसी के जीवन को बदल सकती है, किसी के करियर को बदल सकती है। यानी कि ये स्पीच बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। अगर इसे कोई ध्यान से समझ ले, सुन ले, तब उसे अपने जीवन में एक नई दिशा मिल सकती है। इन द कोर्स ऑफ हिज स्पीच ही नरेट्स 3 stories टू गिव एन अकाउंट ऑफ हिज लाइफ। ये जो स्पीच स्टीव जॉब्स ने दी थी, इसमें उन्होंने अपने जीवन की 3 कहानियाँ बताई थी। द फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट हिज बर्थ, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन। जो पहली कहानी उन्होंने बताई थी वो उनके जन्म की थी, कैसे वो बड़े हुए और उनकी शिक्षा दीक्षा के विषय में थी। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने कहा क्या। आई एम ऑनर्ड टू बी विथ यू टुडे एट योर कमेंसमेंट फ्रॉम वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। स्टीव जॉब्स उस यूनिवर्सिटी में आए हैं बच्चों के बीच जिन्हें आज डिग्री मिलने वाली है, और उन सभी बच्चों से वो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मानित महसूस हो रहा है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक में उन्हें मौका मिला है इस कमेंसमेंट के समय में आने का। कमेंसमेंट का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, एक ऐसा समारोह जिसमें जो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें डिग्री दी जाती है। तो उस समारोह में उन्हें आने का मौका मिला इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, ये उनके लिए बहुत ही बड़ी सम्मान की बात है। आई नेवर ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। वो बताते हैं कि उन्होंने कभी भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की ही नहीं। ट्रुथ बी टोल्ड, दिस इज़ द क्लोजेस्ट आई हैव रिलेटेड स्टोरीज एवर गॉटन टू ए कॉलेज ग्रेजुएशन। वो कहते हैं कि अगर मैं सच कहूँ तो मैंने कभी भी किसी भी कॉलेज के ग्रेजुएशन समारोह को इतने करीब से नहीं देखा। यानी कि वो पहली बार किसी कॉलेज के कमेंसमेंट में आए हैं, इससे पहले वो कभी भी कहीं नहीं गए थे। टुडे आई वॉन्ट टू टेल यू 3 stories फ्रॉम माई लाइफ। वो कहते हैं कि मैं आज आप सभी को मेरे जीवन की 3 कहानियाँ बताना चाहता हूँ। दैट्स इट, नो बिग डील। बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। जस्ट 3 stories, सिर्फ और सिर्फ 3 कहानियाँ। द फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। पहली कहानी जो वो बताने वाले हैं वो है बिंदुओं की जोड़ने की। बिंदुओं की जोड़ने की, इसका मतलब क्या होता है? वैसे अगर आप आगे पढ़ोगे तो आप इस बात को समझ पाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। आपने कभी अपने ड्राइंग बुक में देखा होगा कि कोई ड्राइंग बना है और उस पर आपको कहा जाता है कि पॉइंट नंबर 1 को पॉइंट नंबर 2 से जोड़े, फिर 2 को 3 से जोड़े, 3 को 4 से जोड़े, और जब ऐसे करते करते आप सारे बिंदुओं को जोड़ देते हो तब आपको एक
चित्र नज़र आता है। तो वही बात है, जब आप उस ड्राइंग के एक पॉइंट को देखते हो, एक डॉट को देखते हो, तो आपको कुछ नहीं समझ में आता। दूसरे को देखते हो तब भी कुछ नहीं समझ में आता। आप धीरे धीरे जब उन सभी बिंदुओं के ऊपर पहुंच जाते हो और उसके बाद जब उनको कनेक्ट कर लेते हो और तब एक साथ उन्हें देखते हो, तब आपको वो जो चित्र उसमें बना हुआ है वो समझ में आता है। वही बात स्टीव जॉब्स आपको बताएंगे अपने इस भाषण में। आई ड्रॉप आउट ऑफ रीड कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट 6 months। वो बताते हैं कि उन्होंने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ एडमिशन लेने के 6 महीने बाद ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। ड्रॉप आउट का मतलब कि कोर्स पूरा होने से पहले ही कॉलेज को छोड़ देना। बट देन स्टेड अराउंड एज ए ड्रॉप इन फॉर अनदर 18 months or so before I really quit. So why did I drop out? उन्होंने कॉलेज तो छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद कॉलेज छोड़ने के बाद 18 महीनों तक वो कॉलेज आते जाते रहे। ड्रॉप इन का मतलब कि वो कॉलेज में जाते थे और 18 महीने के बाद ही पूरी तरीके से उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, मतलब वहाँ जाना भी बंद कर दिया। अब वो कहते हैं लेकिन मैंने कॉलेज छोड़ा ही क्यों था, वो क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर वो आगे देंगे। आपके दिमाग में ये बात तो ज़रूर आ रही होगी कि अगर कॉलेज छोड़ दिया तो फिर वहाँ जा कैसे सकते हैं। अक्सर होता है, कुछ लोग होते हैं ना कि वो कॉलेज की अपनी पढ़ाई आधी पे ही छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें पता रहते हैं कि कौन से क्लासेस कब होते हैं, तो वो जब कॉलेज जाते हैं तो वो वहाँ जाकर क्लासेस भी कर लेते हैं, जब अगर उन्हें मन करे तो वो कर लेते हैं और टीचर्स को भी पता नहीं चल पाता है। लेकिन जो अटेंडेंस होता है उसमें उनका नाम नहीं होता, उनका नाम पहले ही कट जाता है, क्योंकि उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया है। तो फिर कॉलेज वाले क्यों उनका नाम लिस्ट में रखेंगे, तो कॉलेज की लिस्ट में उनका नाम नहीं रहता है। भले ही वो आते जाते रहते हो, क्लासेस कर लेते हो, लेकिन कॉलेज के लिस्ट में नहीं रहता। तो ठीक उसी तरीके से स्टीव जॉब्स ने भी कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन वो कॉलेज आते जाते रहते थे। उन्हें जो भी क्लासेस करनी होती होंगी वो जाकर कर सकते थे, लेकिन कॉलेज के लिस्ट में उनका नाम नहीं रहता होगा। अब आगे स्टीव जॉब्स वो कारण बताते हैं जिसकी वजह से उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। वो कहते हैं इट स्टार्टेड बिफोर आई वॉज बॉर्न। वो सब तब शुरू हुआ जब वो पैदा भी नहीं हुए थे, उनके पैदा होने के पहले की बात है। माई बायोलॉजिकल मदर वॉज ए यंग अनवेड कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट। उनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी, यानी जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था, पाला नहीं, सिर्फ जन्म दिया था, वो उस वक्त एक कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट थी। उनकी शादी नहीं हुई थी, वो अनवेड थी, अविवाहित थी। एंड शी डिसाइडेड टू पुट मी अप फॉर एडॉप्शन। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने होने वाले बच्चे को किसी को गोद दे देंगी। शी फेल्ट वेरी स्ट्रांगली दैट आई शुड बी अडॉप्टेड बाय कॉलेज ग्रेजुएट्स। उन्होंने एकदम निश्चय कर लिया था कि वो अपने होने वाले बच्चे को उन्हीं लोगों को गोद देंगी जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की हो। सो एवरीथिंग वॉज ऑल सेट फॉर मी टू बी अडॉप्टेड एट बर्थ बाय ए लॉयर एंड हिज वाइफ। तो सब कुछ निश्चित हो गया था कि जब स्टीव जॉब्स पैदा होंगे तो एक वकील और उनकी वाइफ उन्हें गोद ले लेंगे। Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. लेकिन हुआ क्या, जब स्टीव जॉब्स इस धरती पे आए, पैदा हुए, तो वो जो लॉयर थे और उनकी वाइफ जो थी, उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें लड़का नहीं चाहिए, उन्हें एक लड़की चाहिए। So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We have an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." इसीलिए क्या हुआ कि स्टीव जॉब्स के जो माता पिता थे, यानी कि आगे चलकर जो स्टीव जॉब्स के माता पिता बने और उनकी देख रेख की, उन्हें उस वक्त वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। इसीलिए देर रात उन्हें कॉल किया गया
उन्हें फ़ोन किया गया और उनसे पूछा गया कि हमारे पास अचानक से एक छोटा सा लड़का आ गया है, क्या आप उसे गोद लेंगे? उन्होंने कहा हाँ, हम लेंगे। माई बायोलॉजिकल मदर later found out that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. बाद में जाकर स्टीव जॉब्स की जो बायोलॉजिकल मदर थी, जिन्होंने उन्हें पैदा किया था, उन्हें पता चला कि स्टीव जॉब्स की जो मम्मी है वो तो कॉलेज कभी गई ही नहीं है और उनके जो पिता हैं वो हाई स्कूल भी नहीं गए हैं। शी रिफ्यूज्ड टू साइन द फाइनल एडॉप्शन पेपर्स। इसीलिए उन्होंने मना कर दिया, उनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी उन्होंने मना कर दिया कि मैं एडॉप्शन पेपर्स पे साइन नहीं करूँगी। शी ओनली रिलेंटेड अ फ्यू मंथ्स लेटर व्हेन माई पेरेंट्स प्रॉमिस्ड दैट आई वुड समडे गो टू कॉलेज। रिलेंटेड का मतलब होता है मान जाना, पहले किसी बात के लिए ना कहना लेकिन बाद में जाकर मान जाना। तो स्टीव जॉब्स की जो बायोलॉजिकल मदर थी उन्होंने तो पहले मना किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो मान गई उस एडॉप्शन पेपर पे साइन करने के लिए, जब स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स ने, उनके माता पिता ने वादा किया कि वो स्टीव जॉब्स को कॉलेज भेजेंगे। एंड 17 years later आई डिड गो टू कॉलेज। और 17 साल बाद वो कॉलेज सच में गए। बट आई नेवरली चूज ए कॉलेज that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. नेवली का मतलब होता है बिना कुछ जाने बूझे। तो स्टीव जॉब्स ने बिना कुछ जाने, बिना कुछ पता लगाए ऐसे कॉलेज को चूज़ कर लिया जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जितना ही महंगा था, और उनके माता पिता की जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब उनके कॉलेज के फ़ी में चली जा रही थी, खर्च होती जा रही थी। आफ्टर 6 months आई कुडंट सी द वैल्यू इन इट। 6 महीने बाद उन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई में कोई भी लाभ नहीं नज़र आ रहा था, कोई भी मूल्य उन्हें नहीं नज़र आ रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो आप वो पढ़ रहे हैं उसमें फ़ायदा ही क्या है। आई हैड नो आइडिया what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. उन्हें नहीं पता था कि उन्हें अपने जीवन में करना क्या है, और उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार ये पता लगाने में कि उन्हें अपने लाइफ में करना क्या है, ये पता लगाने में किस प्रकार से कॉलेज उनकी मदद करेगा। And here I was spending all of the money my parents had saved their entire life. और वो जिन्हें पता नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं, अपने माता पिता के जितनी भी जमा पूंजी थी, पूरे जीवन की जितनी भी जमा पूंजी थी, उन्हें उसे अपने कॉलेज के ऊपर खर्च करते जा रहे थे। सो आई डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट एंड ट्रस्ट दैट इट वुड ऑल वर्क आउट ओके। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कॉलेज छोड़ देंगे, और उन्हें अपने अंदर एक भरोसा था कि आगे जो भी होगा वो सब ठीक ही होगा। इट वॉज प्रिटी स्कैरी एट द टाइम, बट लुकिंग बैक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई एवर मेड। उन्होंने जब ये फ़ैसला लिया कॉलेज छोड़ने का, और छोड़ भी दिया, तो उस वक्त ये सब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था उनके लिए। लेकिन अब जब वो इस बारे में सोचते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने ये जो फ़ैसला लिया था ये सबसे अच्छा फ़ैसला लिया था, सबसे बेहतरीन फ़ैसला लिया था। द मिनट आई ड्रॉप्ड आउट आई कुड स्टॉप टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेस दैट डिडंट इंटरेस्ट मी एंड बिगन ड्रॉपिंग इन ऑन द वंस दैट लुक्ड इंटरेस्टिंग। जैसे ही उन्होंने कॉलेज छोड़ा तो उनके ऊपर जो बाध्यता थी कि जो क्लासेस उन्हें पसंद नहीं थे वो क्लासेस भी उन्हें करने पड़ते थे, तो अब वो बाध्यता ख़त्म हो चुकी थी और अब वो उन क्लासेस में जा सकते थे, उन क्लासेस को अटेंड कर सकते थे जिनमें उन्हें रुचि थी। इट वॉज़न्ट ऑल रोमांटिक।
ये सब जो हो रहा था वो इतना भी अच्छा नहीं था। जब कोई इंसान रोमांटिक होता है तो उसे सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखता है, लेकिन उस वक्त स्टीव जॉब्स के साथ जो हो रहा था कॉलेज छोड़ने के बाद, वो सब इतना भी अच्छा नहीं था। आई डिडंट हैव ए डॉर्म रूम सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम्स। क्योंकि उन्होंने कॉलेज छोड़ दी थी तो उन्हें कॉलेज में कोई रूम नहीं मिल सकती थी, हॉस्टल में जगह नहीं मिल सकती थी। डॉर्म रूम मतलब हॉस्टल आप समझ लो। तो उन्हें कोई भी रहने की जगह नहीं मिल सकती थी, इसीलिए उन्हें अपने दोस्तों के कमरे में ज़मीन के ऊपर सोना पड़ता था। I returned Coke bottles for the 5 cent deposits to buy food with. स्टीव जॉब्स कोल्ड ड्रिंक की जो खाली बोतलें होती थी उसे इकट्ठा करते थे और उसे वापस कर देते थे, उसे लौटाते थे और उस बोतल के बदले उन्हें 5 सेंट मिला करते थे। सेंट करेंसी होती है, जैसे कि रुपया होता है, पैसा होता है, डॉलर होता है, ठीक उसी तरीके से सेंट भी होती है। तो स्टीव जॉब्स बताते हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक्स की जो खाली बोतलें होती थी उन्हें लौटाते थे और उन्हें लौटाने के बाद उन्हें 5 सेंट पैसे मिलते थे, तो उससे वो खाना खरीदते थे। एंड आई वुड वॉक द 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the हरे कृष्ण टेम्पल। वो हर रविवार 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाया करते थे, ताकि वहाँ उन्हें कम से कम हफ्ते में एक बार पेट भर खाना मिल सके। और उन्हें वो बहुत ही अच्छा लगता था। आई लव्ड इट, वो कहते हैं आई लव्ड इट, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था वहाँ का खाना। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने बताया कि वो हरे कृष्ण मंदिर जाया करते थे, तो शायद उस वक्त से ही उनके मन में ये भावना आई होगी कि वो ये जो कल्चर है, हिंदू धर्म का जो कल्चर है, जो फ़िलॉसफ़ी है, उसके बारे में वो और जाने, इसकी इच्छा उनके मन में आई होगी। इसीलिए कुछ सालों के बाद, जब उन्होंने कॉलेज छोड़ा, उसके कुछ सालों के बाद वो अपने एक दोस्त के साथ भारत आए थे आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में। तो इस बारे में अगर आप में से किसी को पता हो तो आप ज़रूर बताना कि वो आखिर किससे मिलने के लिए आए थे और आखिर हुआ क्या। आगे देखते हैं हम। एंड मच ऑफ वॉट आई स्टम्बल्ड इनटू बाय फॉलोइंग माय क्यूरियोसिटी एंड इंट्यूशन टर्न्ड आउट टू बी प्राइसलेस लेटर ऑन। स्टम्बल्ड का मतलब होता है जब आपको ठोकर लगती है, आपने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन हो जाता है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, आपके अंदर इच्छा है किसी चीज़ को जानने की, समझने की, उसे कहते हैं क्यूरियोसिटी। अब जो ये शब्द है इंट्यूशन, इसको आप समझने की कोशिश करिए। कभी कभी आपको अंदर से एक आवाज़ आती होगी, आपका अंतर मन आपसे कहता होगा कि अगर तुम ये काम करोगे तो ये होगा, और आप उस हिसाब से अपने अंतर मन की आवाज़ सुन के उस हिसाब से आप वो काम करते हो। तो वो जो आपको अंदर से आभास हो रहा है वही है इंट्यूशन। कभी आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा हो कि अगर तुम ये काम करोगे तो इसका परिणाम अच्छा ही होगा, तो आप वो काम कर लेते हो, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन लेते हो। कभी आपके इंट्यूशन ने कहा कि अगर तुम ये काम करोगे तो कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन कुछ बुरा भी नहीं होगा, तब भी आप अपने उस इंट्यूशन की आवाज़ सुन लेते हो और वो काम कर लेते हो। तो उसी को कहते हैं इंट्यूशन। तो वही स्टीव जॉब्स कहते हैं कि उन्होंने अपने क्यूरियोसिटी को फॉलो किया, अपने इंट्यूशन को फॉलो किया, और उन सभी को फॉलो करते करते उन्हें जो भी बाधाएं आई, उन्हें जो भी ठोकर लगा, उन्हें जो भी कष्ट हुआ, वो सभी बाद में चलकर उनके लिए प्राइसलेस साबित हुआ, अमूल्य साबित हुआ। यानी कि उन्होंने जो भी कष्ट सहा, जो भी उन्होंने किया, शायद उस वक्त उसका परिणाम अच्छा ना निकला हो, लेकिन बाद में चलकर, अंत में चलकर उसका परिणाम बहुत ही अच्छा निकला। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। अब वो एक उदाहरण देकर इस बात को समझाना चाहते हैं। रीड कॉलेज एट दैट टाइम ऑफर्ड परहैप्स द बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन इन द कंट्री। वो बताते हैं कि जिस कॉलेज में वो थे, जिसका नाम था रीड कॉलेज, तो उस कॉलेज में उस वक्त सबसे अच्छी
कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। कैलीग्राफी होता है जैसे कि आप लिखते हो हाथों से, तो उसको बड़ी ही खूबसूरती के साथ एकदम डिज़ाइनर तरीके से हाथों से लिखना कैलीग्राफी कहते हैं, कैलीग्राफी का आर्ट कहते हैं, कैलीग्राफी की कला कहते हैं। आपने देखा होगा ना कभी कभी जो लोग कभी कभी लिखते होंगे तो वो काफ़ी एकदम डिज़ाइनर वे में अलग अलग वर्ड्स लिखते हैं, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, उसी को कहते हैं कैलीग्राफी। उसे हाथों से किया जाता है। तो उस कॉलेज में जिसमें स्टीव जॉब्स थे उसमें बेहतरीन कैलीग्राफी की शिक्षा होती थी, बेहतरीन कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। थ्रू आउट द कैंपस एवरी पोस्टर, एवरी लेबल ऑन एवरी ड्रॉअर वॉज ब्यूटिफुली हैंड कैलीग्राफ्ड। वो बताते हैं कि कॉलेज के कैंपस में जितने भी पोस्टर होते थे, जितने भी लेबल्स वगैरह लिखे जाते थे, उन सभी पे हाथों से डिज़ाइन बनाए जाते थे। कैलीग्राफ्ट मतलब कि हाथों से डिज़ाइनर वे में लिखा जाता था, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। लेबल्स ऑन ड्रॉअर का मतलब हुआ जैसे कि आपके घर में बहुत सारे ड्रॉअर होंगे, दराज होंगे, तो किस दराज में कौन सा सामान रखा हुआ है वो आपको पता नहीं चल पाता होगा, आप ढूंढते रह जाते होगे। ठीक उसी तरीके से कॉलेजेस में भी ड्रॉर्स होते हैं, दराज होते हैं, और किस में क्या सामान रखा हुआ है, कौन सी फाइल्स रखी हुई हैं, वो पता नहीं चल पाएगा। इसी वजह से हर एक ड्रॉअर के ऊपर एक लेबल चिपका दिया जाता है ताकि जल्दी से पता चल जाए कि किस ड्रॉअर के अंदर, किस दराज के अंदर क्या सामान रखी गई है। तो रीड कॉलेज में जो ड्रॉअर्स होते थे उसके ऊपर जो लेबल चिपकाया जाता था, उन लेबल्स को हाथों से लिखा जाता था, हाथों से बहुत ही खूबसूरत ढंग से डिज़ाइनर वे में लिखा जाता था। बिकॉज आई हैड ड्रॉप्ड आउट and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. वो बताते हैं कि क्योंकि उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था तो उन्हें ज़रूरत नहीं थी कि नॉर्मल बच्चों की तरह क्लासेस करें। नॉर्मल क्लासेस जो होते थे, कंपलसरी क्लासेस होते थे, वो करने की उनको बाध्यता नहीं थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो कैलीग्राफी के क्लासेस करें और सीखें कि ये इतनी खूबसूरती से हाथों से कैसे डिज़ाइन बनाया जाता है, इसकी ट्रेनिंग वो लें, उसे करना सीखें। I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. टाइपोग्राफी का मतलब होता है जैसे कि आपने किसी बुक में या फिर किसी पेपर मैगज़ीन में देखा होगा, जो भी अक्षर उसके ऊपर लिखे होते हैं उसका एक डिज़ाइन होता है, और उसी डिज़ाइन को बनाने की कला को कहते हैं टाइपोग्राफी। और वो जो भी डिज़ाइन है, जैसे कि आपके बुक में कोई लेसन है, उसमें एक पैराग्राफ है, तो आप देखोगे उस पूरे पैराग्राफ में जो लेटर्स हैं उनके एक डिज़ाइन है, उनका एक डिज़ाइन है, और सारे के सारे जो लेटर्स हैं एक ही डिज़ाइन में लिखे गए होते हैं। तो वो जो डिज़ाइन है जिसमें वो पूरा पैराग्राफ लिखा गया है उसे कहते हैं टाइप फेस। मैं अगर कहूँ फ़ॉन्ट तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। टाइप फेस और फ़ॉन्ट आप समझ लो एक ही है, लेकिन उन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, उतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। और शेरिफ और सैंस शेरिफ ये भी टाइप फेस हैं, यानी फ़ॉन्ट्स हैं। फ़ॉन्ट्स के एक तरह के आप कह लो टाइप हैं। अगर आपको इन दोनों के बीच में अंतर जानना हो तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी। अगर आपको जानना होगा तो देख लेना, वरना आप आगे स्किप कर देना। तो यहाँ पे स्टीव जॉब्स यही बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने शेरिफ और सैंस शेरिफ टाइप फेस यानी फ़ॉन्ट किस प्रकार से लिखे जाते हैं, किस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं, ये सीखा। अलग अलग लेटर्स हम जब लिखते हैं तो उसके बीच में कितना स्पेस, कितना गैप छोड़ना होता है, ये सीखा। और टाइपोग्राफी की जो कला है इतनी कमाल की कैसे होती है, ये भी सीखा। इट वॉज ब्यूटिफुल, हिस्टोरिकल, आर्टिस्टिकली subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating.
सटल का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा गहराई होना, बहुत ही ज़्यादा बारीकी होना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो सब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, और कला के रूप में उसके अंदर इतनी ज़्यादा गहराई थी, इतनी ज़्यादा बारीकी थी कि विज्ञान भी उसे समझने में असमर्थ था। मतलब ये कि उस कला को समझने के लिए आपके अंदर एक आर्टिस्ट होना ज़रूरी था, एक कलाकार आपके अंदर होता तभी उस खूबसूरती को समझ पाता। साइंस उसे नहीं समझ पाता। एक कला का प्रेमी ही उसे उसकी खूबसूरती को देख पाता। और ये सब स्टीव जॉब्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। None of this had even a hope of any practical application in my life. सीखने के लिए तो उन्होंने सीख लिया ये सब, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ये सभी चीज़ों को इस्तेमाल कहाँ करेंगे। But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me and we designed it all into the Mac. लेकिन 10 साल के बाद जब वो मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहे थे तो ये सब उनके दिमाग में आया कि उन्होंने ये कला सीखी थी टाइपोग्राफी की, तो उन्होंने वो सब उस कंप्यूटर के अंदर डिज़ाइन कर दिया। एप्पल कंपनी की सबसे फेमस कंप्यूटर की सीरीज़ है मैकिन्टोश। तो जब पहला मैक बनाया गया था, मैकिन्टोश कंप्यूटर बनाया गया था, तो उस वक्त स्टीव जॉब्स के दिमाग में ये बात आ गई थी। उन्हें याद आ गया था कि उन्होंने टाइपोग्राफी सीखी है, तो क्यों ना वो उस डिज़ाइन को इस कंप्यूटर के अंदर डाल दें। और उन्होंने ऐसा ही किया अपनी टीम के साथ। इट वॉज़ द फर्स्ट कंप्यूटर विथ ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी। और इस प्रकार से मैकिन्टोश कंप्यूटर पहला कंप्यूटर बन गया जिसमें इतनी सुंदर टाइपोग्राफी थी। If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. और अब वो जब इस बारे में सोचते हैं तो अब वो कहते हैं कि अगर उन्होंने वो कोर्स नहीं किया होता, अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं होते और कैलीग्राफी का कोर्स नहीं किया होता, टाइपोग्राफी नहीं सीखा होता, तो मैक के अंदर जो कंप्यूटर है, मैकिन्टोश कंप्यूटर, मैक के अंदर और मैक की जितनी भी सीरीज़ आई है उसके अंदर कभी भी इतने सारे फ़ॉन्ट्स नहीं होते, टाइपफेसेस नहीं होते, और ना ही ऐसे फ़ॉन्ट्स होते जिनके बीच की जो स्पेस है, गैप्स होते हैं, वो समान रूप में होते। यानी कि इस प्रकार का जो डिज़ाइन आप देखते हो वो होता ही नहीं। एंड सिंस विंडोज़ जस्ट कॉपीड द मैक, इट्स लाइकली दैट नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम। और वो कहते हैं कि क्योंकि विंडोज़ ने ये फ़ीचर मैक से कॉपी की थी, अलग अलग फ़ॉन्ट्स की, अलग अलग डिज़ाइंस की, तो ये कहा जा सकता है कि किसी भी पीसी में, किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये फ़ीचर नहीं होता, डिज़ाइनर फ़ॉन्ट्स नहीं होते। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जिस सिस्टम के ऊपर आपका डिवाइस काम करता है, चाहे आपका फ़ोन हो या फिर आपका कंप्यूटर हो, अगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल लिया जाए, हटा दिया जाए, तो आपका डिवाइस एक बक्से के सिवा कुछ भी नहीं है, खाली डिब्बा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी होता है। तो जो विंडोज़ ओएस है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, तो उस कंपनी ने ये जो फ़ीचर था, मैक का फ़ीचर, मैकिन्टोश कंप्यूटर में जो फ़ीचर था अलग अलग फ़ॉन्ट्स के डिज़ाइन का, तो वही फ़ीचर विंडोज़ ने कॉपी कर लिया। और क्योंकि मोस्टली आप देखोगे मोस्ट ऑफ़ द लैपटॉप्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको विंडोज़ ही मिलेगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही मिलेगा, जिस वजह से सभी पर्सनल कंप्यूटर में, सभी पीसी में आपको अलग अलग फ़ॉन्ट्स के डिज़ाइन का फ़ीचर मिलता है। तो वहीं यहाँ पे स्टीव जॉब्स कह रहे हैं कि अगर वो क्लास नहीं करते, कैलीग्राफी और टाइपोग्राफी का क्लास नहीं करते,
तो ना वो अपने जो मैकिन्टोश कंप्यूटर था उसमें ये डिज़ाइन डालते, और ना ही विंडोज़ वो कॉपी कर पाता, और ना विंडोज़ कॉपी कर पाता तो आज जितने भी पीसीज दिख रहे हैं उनमें ये फ़ीचर भी नहीं होता अलग अलग फ़ॉन्ट्स के डिज़ाइन का. If I had never dropped out, I would have never dropped in on this calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. वही बात जो मैंने आपसे कही कि अगर उन्होंने कॉलेज नहीं छोड़ा होता तो वो कैलीग्राफी की क्लासेस भी नहीं करते, और अगर वो क्लासेस नहीं करते तो शायद आज किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में, किसी भी पीसी में ये जो इतने खूबसूरत फ़ॉन्ट्स नज़र आते हैं, इतने खूबसूरत, इतने सुंदर टाइपोग्राफी नज़र आते हैं, वो आपको नहीं मिलते. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. But it was very, very clear looking backwards 10 years later. मैंने जो आपको एग्ज़ाम्पल दिया था ड्राइंग बुक का, कि आपके ड्राइंग बुक में कभी कभी आपने देखा होगा कि एक फ़ोटो दी होती है और आपसे कहा जाता है कि आप जो डॉट्स हैं उसको कनेक्ट करें. अलग अलग पॉइंट्स होते हैं कि पॉइंट नंबर 1 को 2 से, फिर 2 को 3 से, 3 को 4 से. तो आप यहाँ पे समझो कि मान लो कि स्टीव जॉब्स पॉइंट नंबर 1 पे हैं जब वो कॉलेज में थे और उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और कैलीग्राफी की क्लासेस ले रहे थे. तो उन्हें क्या पता कि पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 उस पर क्या होने वाला है. लेकिन जब वो सब पूरा हो गया, मान लीजिए कि वो पॉइंट नंबर 10 पे पहुंच गए, तब उन्हें चीज़ें समझ में आने लगी कि अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा हुआ था कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया, अच्छा हुआ था कि मैंने कैलीग्राफी की क्लासेस ली, आज मुझे काम आ रही हैं. लेकिन जब उन्होंने कॉलेज में ये सब किया था, जब उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और कैलीग्राफी की क्लासेस की थी, तो उस वक्त तो नहीं पता था ना उन्हें. तो वही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो कॉलेज में थे तो उस वक्त ये सब देखना पॉसिबल नहीं था, डॉट्स को कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं था. लेकिन 10 साल के बाद सब कुछ एकदम साफ साफ हो गया. अगेन, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स. वही बात कहा जा रहा है कि कभी आप आगे देखकर डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हो, आप डॉट्स सिर्फ और सिर्फ पीछे मुड़ के ही कनेक्ट कर सकते हो. सो यू हैव टू ट्रस्ट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर. तो इसीलिए आपको भरोसा करना पड़ेगा कि आगे चल के आपके भविष्य में डॉट्स कहीं ना कहीं कनेक्ट ज़रूर होंगी. डॉट्स कनेक्ट होने का मतलब आप समझो कि आप जो कर रहे हो, आपके अंदर एक इच्छा आई, आपने अपने ऊपर एक भरोसा किया कि मुझे ये काम करना है. आपको नहीं पता आगे चलकर इसका क्या होने वाला है, लेकिन आपने भरोसा ज़रूर किया अपने ऊपर और आपने वो काम किया. और बाद में जब समय बीता तो समय बीतने के साथ आपको ये बात समझ में आ गई कि अच्छा हुआ था मैंने वो काम किया, मैंने अपने ऊपर भरोसा किया, क्योंकि आज उस काम का फल मुझे मिल रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया. इसीलिए खुद के ऊपर भरोसा करना ज़रूरी है. यू हैव टू ट्रस्ट इन समथिंग, योर गट, डेस्टिनी, लाइफ, कर्मा, वॉटएवर. आपको किसी न किसी चीज़ के ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा. या तो आप अपने गट पे करो, गट का मतलब कि आप अपने अंतर्मन पे भरोसा करो, डेस्टिनी अपने भाग्य पे भरोसा करो, अपने जीवन पे भरोसा करो, या फिर अपने काम पे भरोसा करो, या फिर किसी और चीज़ पे. आपको जिस पे भी भरोसा करना है आप करो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी. कहीं ना कहीं से आपको अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे. आप भरोसा करो कि आप जो अभी कर रहे हो, आप अभी जो काम कर रहे हो, आप अभी जो मेहनत कर रहे हो, वो आपको कोई ना कोई अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर देगी. भले ही आपको अभी ना दिख रहा हो, लेकिन हो सकता है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको चीज़ें साफ साफ नज़र आएंगी कि अच्छा हुआ था, मुझे ये सीख मिली लाइफ में जिसकी वजह से मैं ये कर पाया. अच्छा हुआ था कि मैंने ये डिसीज़न लिया, अगर मैंने ये डिसीज़न नहीं लिया होता तो आज मैं वैसा इंसान ना हो पाता जैसा मैं आज हूँ. आप ऐसा सोचोगे. दिस अप्रोच
has never let me down and it has made all the difference in my life. स्टीव जॉब्स कहते हैं कि उन्होंने ये चीज़ अपने लाइफ में अपनाई, उन्होंने ट्रस्ट करना सीखा खुद पे, अपने काम पे, जिसकी वजह से उन्हें कभी भी निराशा नहीं हुई और इसी की वजह से आज जो भी बदलाव उनके लाइफ में नज़र आ रहे हैं इसी ट्रस्ट की वजह से है। इसीलिए खुद पे भरोसा करिए और अपने काम के ऊपर भरोसा करिए कि आप जो कर रहे हैं वो डॉट कहीं ना कहीं आगे चलकर कनेक्ट ज़रूर होगा। वैसे तो इस यूनिट में इतना ही था, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि शरीफ और शैन शरीफ टाइपफेस के बीच में अंतर क्या है वो मैं आपको बता दूंगी, तो अब मैं आपको बता देती हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एस दिख रहा होगा, 2 एस लिखे गए हैं, लेकिन जो पहला एस है वो एकदम नॉर्मल लिखा गया है। उसके छोड़ को आप देखो, जहाँ पे वो लेटर ख़त्म होता है वहाँ पे आपको कोई डिज़ाइन नहीं नज़र आएगा। वहीं दूसरी ओर आप देखो, एस तो लिखा गया है लेकिन उसकी जो छोड़ है जहाँ पे वो ख़त्म होता है वहाँ पे आपको डिज़ाइंस नज़र आएंगे। तो ये जो डिज़ाइंस बने हुए हैं दूसरे वाले एस में, इसी को कहते हैं शेरिफ। और जिस भी अल्फ़ाबेट में, जिस भी फॉन्ट में इस तरीके के शेरिफ नहीं होते हैं तो उसे कहते हैं शैन शरीफ, जो कि हमारा पहला वाला था। तो शैन शरीफ उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वर्ड शैंश है इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बिना। तो जो शरीफ है वो यहाँ से गायब है, इसमें शरीफ तो है ही नहीं, इसीलिए इसे कहते हैं शैन शरीफ, शरीफ के बिना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट यूनिट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।